सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन अवश्य कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा का आयोजन किया जाता है। आज की कक्षा में हम लोग कई विषय वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कक्षा 1 घंटे की चलती है। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि छोटे छोटे विषय वस्तु का उपयोग होना होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जीवन साथी का नाम क्या होगा। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पति का नाम क्या होगा, पत्नी का नाम क्या होगा। नियम एक ही है, शब्द एक ही है। जीवन साथी का नाम क्या होगा। इसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रश्न कुंडली हो, जन्म कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, दोनों ही के नियम एक ही है। हम लोगों को यह जो कुंडली है, यह लग्न कुंडली है। हमने फलादेश किया था एक बार, तो यह दशाओं का भी उपयोग किया गया था। इसलिए यहाँ पर दशाएं लिखी गई है। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो हम लोग पत्नी का नाम क्या होगा, पति का नाम क्या होगा, प्रश्न यही है। तो इसके लिए हमारे जीवन साथी का या हमारे पत्नी का या हमारे पति का नाम क्या होगा, इसके लिए हम लोग सातवें भाव को देखते हैं। सातवां भाव किस चीज का भाव होता है, तो पत्नी का भाव होता है या पत्नी का भाव होता है। अब यहाँ पर समझना है कि क्या सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह से देखेंगे या राशि से देखेंगे। तो नाम का मुख्य आधार राशि ही होती है। ग्रह से तो कोई नाम शुरू होता नहीं है, राशियों से ही शुरू होती है। तो क्या सातवें भाव के राशि के अनुसार हम देखेंगे? नहीं, इसके कई बात हैं। अब यहाँ पर यह देखना है कि पत्नी का नाम देखना है या पति का। पहले तो यह निर्धारित करना है। यदि यदि पत्नी का नाम देखना है, नियम हम लोग किसी एक का समझ लें, दोनों ही नियम, दोनों के लिए नियम एक ही हो जाते हैं। तो पत्नी के कारक शुक्रदेव होते हैं। कुंडली का सातवां भाव भी पत्नी का कारक होता है। कुंडली का सातवां भाव भी पत्नी का कारक होता है। सप्तमेश भी पत्नी के कारक होते हैं। पहले हम लोग इन तीनों को लिख लें। कौन कौन सा चीज लिखना है, रुकिए जरा सा, हम स्क्रीन छोटा कर रहे हैं, मतलब ठीक है, कुंडली थोड़ी छोटी कर रहे हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो एक मिनट, सातवें भाव की राशि नोट करते चले आप लोग। सातवें भाव की राशि, दूसरा पत्नी के कारक शुक्र। जहां जिस कुंडली में बैठे हुए शुक्र जहां बैठे हुए हैं, तो शुक्र अधिष्ठित राशि, यानी कि शुक्र जिस राशि में बैठे हुए हैं वह हम यहाँ पर लिख देते हैं शुक्र की राशि। पहले इन दो चीजों को देखा जाता है।
शुक्र की राशि नहीं, शुक्र से सातवें भाव की राशि, शुक्र से सातवें भाव की राशि, शुक्र से सातवें भाव की राशि, शुक्र से राशि लिख दिया गया तो सातवें समझ लीजिएगा आप लोग, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। शुक्र से सातवें भाव की राशि हो गई। अब यहां पर देखना है, एक तीसरी स्थिति भी बनती है, अधिष्ठित राशि भी हो जाता है। वह कौन सी अधिष्ठित राशि होती है, इस पर हम लोग तीसरी विकल्प है वह भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या सातवां भाव में जो राशि है वह मजबूत है या राशि खराब है। शुक्र जहां है वहां से सातवें भाव की राशि मजबूत है या खराब है, इसका चयन करना है। अब कैसे चयन करेंगे कि कौन सी राशि कमजोर है, कौन सी राशि मजबूत है। यहाँ पे सातवें भाव में 2 नंबर की राशि बनी पड़ी है, तो जिस भाव की, अब यहाँ पर संयोग से सातवें भाव में 2 नंबर की राशि है, इसके स्वामी शुक्र ही है। तो हम लोग सातवें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह को भी देखते हैं कि किस प्रकार का ग्रह है। अगर कोई यहाँ पर नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, हालांकि 2 नंबर की राशि में सामान्यतः कोई ग्रह नीच के नहीं होते, हाँ केतु देव नीच के माने जाते हैं, बतलाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर यहीं पे 4 नंबर की राशि होती और मंगल देव होते तो यह राशि कमजोर हो जाता, यानी कि, या अगर कोई शत्रु राशि का ग्रह बैठ जाए, अगर यहीं पे 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, शुक्रदेव के मित्र कौन कौन होते हैं, तो शुक्रदेव के मित्र बुध एवं शनि होते हैं, दूसरे सभी ग्रह शत्रु होते हैं। अगर यहीं 2 नंबर की राशि है, अगर यहाँ पर सूर्य देव होते तो यह राशि कमजोर हो जाती। यहाँ पर बुधदेव बैठे हुए हैं, शुक्र के मित्र बुध होते हैं, तो घर यह मजबूत हो गया, राशि यह मजबूत हो गई। या भाव में कोई उच्च राशि का ग्रह बैठा हुआ हो तो मजबूत हो जाते हैं। 2 नंबर राशि में चंद्रमा ऊंच के माने जाते हैं, पुस्तकों में बतलाया गया है, तो यह राशि मजबूत हो गई। अब हम लोग शुक्र जो पत्नी का कारक है, इसके सातवें भाव की राशि को हम लोग देखते हैं, इस राशि पर पड़ने वाली दृष्टियों को भी देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि अभी हम लोग बल को देख रहे हैं, तो सातवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की राशि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की मित्रवत दृष्टि है राशि पर, शनि की मित्रवत दृष्टि है इस राशि पर। राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्र एवं शनि में मित्रता है। तो जिस तरफ से हम लोगों ने देखा, यह राशि को बलवान ही किया हुआ। राशि पाप कर्तरी में भी नहीं है, राशि पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर राहु देव की 9वीं दृष्टि ली जाए, राहु देव की अगर 9वीं दृष्टि ली जाए, तो राहु देव एक तो कन्या राशि में बैठे हुए हैं, अच्छे फल प्रदाता हैं। कन्या राशि में बैठे हुए राहु अच्छे फल देते हैं, या बुध की राशि में बैठे हुए राहु अच्छे फल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। साथ ही 11वें भाव में अगर कन्या राशि के राहु हो तो अच्छे फल देते हैं। तो राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और यहाँ पर शुक्र की राशि है, राहु एवं शुक्र में मित्रता है, यानी कि हर प्रकार से अच्छा ही बना। अब हम लोग शुक्र से सातवें की देखेंगे कि क्या यह मजबूत है। तो भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो राशि मजबूत हो जाती है। भाव का स्वामी अच्छे स्थिति में हो, बलवान हो, तो भाव के फलों में वृद्धि होती है, राशि मजबूत मानी जाती है। भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों को भी देखते हैं कि क्या किस प्रकार का है। तो भाव पे सूर्य एवं शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर,
तो जहां पे सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टियां हो, चाहे सूर्य और अन्य ग्रहों की भी दृष्टियां हो, तो सूर्य की दृष्टियां ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। तो सूर्य देव की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो मित्रवत दृष्टि पड़ रही है, यह भी नुकसान नहीं हुआ। भाव का स्वामी को देखेंगे तो भाव का स्वामी यहाँ 10 नंबर की राशि में है, नीच के हैं, अच्छे नहीं हुए, परंतु यहाँ पर वक्री अवस्था में है। यदि कोई ग्रह नीच का हो और वक्री हो तो ऊंच के जैसा फल देता है, और वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। तो यह भी अच्छी स्थिति हुई, यानी कि शुक्र से 7वें भाव की राशि भी अच्छा ही हुआ, ठीक है। यह भी खराब नहीं है। क्या इस भाव पर किसी ग्रह की शत्रुवत दृष्टि है? तो इस भाव पर मंगल की दृष्टि है, जो मित्रवत ही है। मंगल और सूर्य दोनों ही, मंगल एवं सूर्य दोनों ही देवगुरु बृहस्पति के मित्र माने गए हैं, बतलाए गए हैं पुस्तकों में। लेकिन यहाँ पर मंगल खराब हो गया है, मंगल राहु से युक्त है, और अंशात्मक मान देखा जाए राहु का यहाँ पर 0 है, यानी कि 1 डिग्री के आसपास में है, और मंगल का 5 डिग्री है। अंशात्मक मान बहुत ही नजदीक में है, इसलिए यह राहु मंगल को ग्रसित किया एवं ग्रहण योग का निर्माण किया। हम लोगों ने कल परसों की कक्षा में यह भी पढ़ा था कि जब ग्रहों की युति हो तो उसको नवमांश कुंडली में देख लेना चाहिए कि क्या अगल बगल में ही है या नवमांश में भी युति है, तो सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया। अगर यहाँ से अगर मंगल के अगल बगल में 11वें से 12वें या दूसरे राहु होते तो, और हैं यहाँ पर मंगल से 12वें राहु है, इसलिए यह प्रभावी है। अगर यही मंगल से नवमांश में जितनी अधिक दूरी होता तो उतना कम प्रभावी होता, न के बराबर होता। लेकिन मंगल से जितना ही नजदीक में राहु है, उतना ही यह युति प्रभावी हो रही है, ग्रहण योग प्रभावित हो रहा है, जिसे राहु एवं मंगल की युति को अंगारक दोष भी बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में। यह अंगारक योग भी बना। तो यह मंगल और राहु, मंगल खराब हो गया तो खराब मंगल की पापग्रह की दृष्टि पड़ी। मंगल एवं राहु में शत्रुता भी है, तो जब शत्रु ही बगल में हो तो वो और खराब हो जाता है, तो मंगल खराब हो गया। एवं शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 7, 8, 9, 10। शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। स्पष्ट क्या हुआ? कौन सी राशि मजबूत हुई, कौन सी राशि कमजोर हुआ? अब आप लोग बतलाएं। हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं आप लोग? वृषभ राशि मजबूत हुई, धनु राशि कमजोर हुई। स्पष्ट हो गया। इसके बाद में तीसरा सूत्र यह भी है कि चंद्रमा से 7वें, ठीक इसी प्रकार हम लोग चंद्रमा से 7वें को भी देखेंगे। तो यहाँ तो चंद्रमा से 7वें भाव पर जब दृष्टि पड़ी, 7वें भाव की राशि चंद्रमा से 7वें, तो मंगल की राशि है, तो राशि का स्वामी ही खराब है, राशि का स्वामी ही खराब है। एवं यह छठा भाव पाप कर्तरी में भी है। छठे से 12वें भाव यानी कि पंचम भाव में शनि केतु है, एवं शनि की दृष्टि 7वें भाव पर भी है, और 7वें भाव में ऐसा ग्रह है कि जो जिसकी दृष्टि पर जाती है उसके ही जैसा हो जाता है बुधदेव, तो बुधदेव है। और शनिदेव की यहाँ मित्रवत दृष्टि है, तो शनिदेव पापग्रह है नैसर्गिक, और यह राशि मंगल देव की है। इसलिए शनिदेव जहां भी बैठते हैं, शनिदेव से दूसरा भाव जो होता है पाप कर्तरी में हो ही जाता है। शनि से जो दूसरा भाव होता है वहां उस भाव के लिए फल अच्छे नहीं मिलते। इस उदाहरण कुंडली में शनिदेव क्या है, तो पांचम भाव में होने से छठा भाव पाप कर्तरी में हो गया, और इस भाव के स्वामी भी कमजोर हो गए, अपने शत्रु राशि में चले आए।
हम लोग जो यह देख रहे हैं, यह प्रश्न कुंडली के नियमों से देख रहे हैं, मित्रता शत्रुता की स्थिति। तो अब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी भी खराब हो गए, छठा भाव भी पाप कर्तरी में हो गया, चंद्रमा से सातवें भाव, यह भी पाप कर्तरी में हो गया। तो क्या चंद्रमा से सातवें भाव की राशि मजबूत हुई? नहीं। नहीं हुआ। तो इन तीनों राशियों को हम लोग देखते हैं, तो जो जिस भाव की राशि मजबूत होती है, यहाँ पर वृषभ राशि जो लग्न भाव से सातवें भाव की राशि बनी, इस भाव यह वृषभ राशि मजबूत हुआ। तो इस राशि के नाम से जीवन साथी का नाम होगा, यानी कि पत्नी का नाम वृषभ राशि से शुरू होगा। अब आप लोग यह कहेंगे कि यह नाम प्रचलित नाम से मिलेगा या जन्म के नाम से मिलेगा, तो नहीं, यह नाम मिल सकता है प्रचलित नाम से, परंतु इसकी प्राथमिकता जन्म राशि के नाम से होता है, जन्म राशि के नाम से यह मिलता है कि जन्म राशि वही होगी। तो अब सभी व्यक्तियों के पास में तो जन्म कुंडली होता नहीं है, या नहीं होता तो याद नहीं होता। जन्म राशि से लोग नाम रखते नहीं हैं, नाम तो अपने इच्छा अनुसार रखते हैं। हम लोगों को इसको भी समझना चाहिए। अगर मान लिया कि अब वृषभ राशि, तो किस नाम से शुरू होगा? तो इसके लिए 12 राशियों के लिए, जो एक कुंडली में जो 12 राशियां होती है, तो 12 राशियों के चरणाक्षर के नाम हम लोगों को याद रहने चाहिए। या जब हम कुंडली का फलादेश जहाँ पे बैठ के करते हैं, उसके सामने एक चार्ट जो रहती है, जो पंचांग में भी देखने को मिलता है, अधिकांशतः पुस्तकों में भी देखने को मिलता है, वहां से हम लोग ले करके लिख करके जहां पर हम बैठकर कुंडली का फलादेश करते हैं, वहां पे हम लोगों को लिख के रखना चाहिए। हालांकि संस्कृत में इसके श्लोक भी है, चूचे चोला भरनी, ऐसे करके है। तो अगर हम लोग उस विषय पर जाएंगे कि किस राशि से कौन चरणाक्षर है, तो यह विषय वस्तु और लंबी होती चली जाएगी। आप लोग पुस्तक का सहारा लेंगे, देख लेंगे, या हम समूह में आज हम चरणाक्षर वाले नाम हम शेयर कर देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, या कोई सदस्य शेयर कर देगा। हम सभी सदस्यों को बोल रहे हैं, जितने सदस्य हैं कक्षा में उपस्थित है, कम से कम 20-25 तो हैं सदस्य, तो इन सभी सदस्य में से कोई भी सदस्य चरणाक्षर का नाम जिस समूह में वो है, वह उस समूह में अपना शेयर कर लेंगे। अब रही बात, अगर या तो हो गया पत्नी के नाम के लिए, अगर हम पति का नाम देखते हैं, तो कुंडली के सातवें भाव, अगर हम पति का नाम देखने का प्रयास करते हैं, तो कुंडली का सातवां भाव एवं पति के कारक कौन से ग्रह होते हैं? गुरु। हाँ, तो गुरु अधिष्ठित राशि से सातवें भाव की राशि, यहाँ शुक्र से सातवें की राशि हमने देखा था। और महिला के लिए अगर पति का नाम देखना है, तो कुंडली में शुक्र गुरुदेव जहां बैठे हुए हैं, उस भाव से सातवें भाव की राशि और चंद्रमा की राशि। यदि अब यहां पर देखा जाए प्राथमिकता कैसे कैसे देना है, अगर सभी राशियां ठीक है, अगर सभी राशियां ठीक है, तो प्राथमिकता हम किस राशि का दें? यह भी प्रश्न बनता है या नहीं बनता है? बनता है। बनता है। हाँ, तो जहां पे जितने प्रश्न बन सके उतने प्रश्नों का हम लोगों को समाधान करना है, चर्चा करनी है उन सभी प्रश्नों पर। ये नहीं कि एक नियम सीख लिए, एक वो यूट्यूब के लिए वीडियो थोड़े बन रही है, तो क्लास की वीडियो है। हाँ, हालांकि यूट्यूब पर कभी कभी पब्लिक होती है, वो अलग विषय वस्तु है, तो हम लोगों को सभी प्रश्नों को समाधान करते हुए चलना चाहिए। अब यहाँ पर अभी हम क्या बोले थे कि प्रश्न क्या बन सकती है? सारी राशियां मतलब एक मतलब बली हो तो? हाँ, अगर सारी राशियां अगर बलवान हो, तो हम लोगों को प्राथमिकता किसकी देनी चाहिए? तो प्राथमिकता में सबसे पहले कुंडली के सातवां भाव, यानी कि लग्न से सातवें, लग्न से सातवां का प्राथमिकता देना चाहिए। उसके बाद में
तब कारक से 7वां। यदि महिला के लिए पूछा जा रहा हो तो गुरु से 7वें की राशि, यदि पुरुष के लिए पूछा जा रहा हो कि पत्नी का नाम क्या होगा तो शुक्र से 7वें, शुक्र से 7वां। फिर यदि ये दोनों खराब हों तो चंद्रमा से 7वां। चंद्रमा से इसलिए 7वां कि हम लोगों ने यह पाया, हालांकि आप लोग तो शायद रात्रि के कक्षा में नहीं थे, हमने एक बतलाया था कि हाँ, हालांकि एक आधे सदस्य तो नहीं, कई सदस्य हो सकते हैं शामिल, कि आप लोग देखते हैं कि कुंडली का जब हम मिलान करते हैं हम लोग गुण अधिक से अधिक मिल जाते हैं। हमारे पुस्तकों में यह वर्णित है कि जितने अधिक से अधिक गुण मिलते हैं उस विवाह को उत्तम माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि 25-26 से अधिक गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं तो उत्तम हो गया। अगर 25 से अधिक गुण मिल रहे हैं तो फिर शादी उत्तम मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? मानी जाती है। परंतु ऐसा भी देखने में मिलता है कि अगर उससे भी अधिक गुण, 25 से भी अधिक गुण, 24 से भी अधिक गुण मिल रहे हैं, फिर भी कभी कभी समस्याएं आती है। वह क्यों आती है? तो वह गुण मिलान क्या है? मानसिक मिलान है, नक्षत्रों का मिलान है, चंद्रमा का मिलान है। और कुंडली का मिलान अलग होता है, चंद्रमा से गुण का मिलान किया जाता है और कुंडली का मिलान अलग विषय वस्तु है। मेल का न होना, मेल मिलना, यह कुंडली की बातें हैं। तो चंद्रमा जो है वह 2.25 दिन एक ही नक्षत्र में रहता है। तो 2.25 दिन में जितने व्यक्ति का जन्म होगा सभी के लिए तो वही राशि हो गई। लेकिन लग्न जो है हमेशा बदलता है, यह तो 2 घंटे का है, 1.25 घंटे का है या 2.25 घंटे का। तो लग्न की प्राथमिकता थोड़ी ज्यादा हो जाती है, चंद्रमा की प्राथमिकता थोड़ा कम होता है। हालांकि 3 कुंडलियां होती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली एवं सूर्य कुंडली। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में सुदर्शन कुंडली पर आधारित कक्षा की थी, वहां से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि सुदर्शन कुंडली है क्या। जब बात किसी अधिकार की होती है तो सूर्य को कुंडली बनाकर भी देखते हैं। जब बात मन की स्थिति की होती है तो चंद्रमा की बात हम करते हैं, चंद्रमा से हम विचार करते हैं। जब बात शरीर की होती है, लग्न की होती है, खास व्यक्ति विशेष की होती है तो हम लोग लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं। अब तो आशा करते हैं कि जीवन साथी का क्या नाम होगा आप सभी समझ जाएंगे। जी गुरु जी। जी सर। किसी को समझने में अब गुरुजी ये दिक्कत? हाँ जी। गुरुजी ये प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली दोनों पे लग सकता है, सिर्फ प्रश्न कुंडली पे लगेगा? नहीं, यह जन्म कुंडली पर भी लगेगा एवं प्रश्न कुंडली पर भी लगेगा। दोनों ही कुंडलियों के लिए नियम एक है, परंतु यहाँ पर एक ही चीज को देखना है कि यदि हम प्रश्न कुंडली से अगर हम देखते हैं, प्रश्न कुंडली से देखते हैं तो ग्रहों की मित्रता का हिसाब प्रश्न कुंडली वाली रखेंगे, और जब जन्म कुंडली से देखेंगे तो ग्रहों की मित्रता जो नैसर्गिक मित्रता है, जो जातक शास्त्रों में दिए गए हैं, उस मित्रता को अब मान लिया जाए कि गुरुदेव के या बुधदेव के, बुधदेव सूर्य शुक्र एवं शनि को, नहीं, बुधदेव सूर्य शुक्र एवं राहु को अपना मित्र मानते हैं जातक शास्त्र में लग्न कुंडली के से फलादेश करने के लिए। नैसर्गिक मित्र माने गए हैं। बुधदेव के कौन कौन से माने गए हैं? तो सूर्य शुक्र एवं राहु मित्र माने गए हैं, परंतु यही बुधदेव प्रश्न कुंडली में के नियमों अनुसार यह सूर्य के शत्रु हो जाते हैं, यानी कि सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो यदि हम प्रश्न कुंडली से फलादेश करें तो मित्रता शत्रुता वाली स्थिति प्रश्न कुंडली वाली रखें। अगर हम लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो मित्रता शत्रुता वाली स्थिति नैसर्गिक जो बतलाए गए हैं सामान्यतः सती शास्त्रों में, उस पर हम लोग करें। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों ने भुवन दीपक पुस्तक का जो आधार माना है, तो उस भुवन दीपक पुस्तक में आप देखेंगे तो पाएंगे कि भुवन दीपक पुस्तक में यह बतलाया गया है कि बुध सूर्य को शत्रु मानते हैं।
हम लोगों ने तो पढ़ा है भुवन दीपक पुस्तक से। तो अब जी। आशा करते हैं कि हाँ, अब आशा करते हैं कि अब कोई भी विषय वस्तु या जीवन साथी का नाम क्या होगा इसको समझने में अब समस्या नहीं होगी अब। नहीं होगी।